सभी को सादर जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, पंडित जी को पावन धूप पंचना। सभी को जय जिनेंद्र, पंडित जी को प्रणाम, भैया जी को वंदना। वंदना भैया जी, पंडित जी को प्रणाम, सबको सादर जय सभी जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम और सबको जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। वीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कनस्वर्णाभ्यासो जगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्म्यापेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला प्रज्ञानाम्बोधि जगति जनतां व्यास्नपयति इदानीमप्येष बुध जन्मरालयी परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अनिर्वारोद्रेकस् त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजिता पुरन्नित्यानंद प्रशम पदराजाय सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महामोहातंक प्रमशन पराक्ष्मिक विष निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकर शरण्या साधूनां भवभयभक्ता मुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं यच्चानुयाचापि सयति परमां गतिम् इति महावीराष्टक स्तोत्र समाप्तम्। जय बोलो श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो 1008 महावीर भगवान की जय। बहुत सुंदर हमारे आदरणीय सर जी श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी ने महावीराष्टक स्तोत्र गा करके आज की स्वाध्याय सभा का शुभारंभ किया है। बहुत सुंदर बात है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो उबजायाणं, नमो लोये सबसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। एक बहुत ही स्पेशल बात के साथ आज की सभा प्रारंभ होगी। कल हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैयाजी साहब केसी देन साहब सीए ने जो एक बात बोली थी, उसका मेरे हृदय में, मेरे माइंड में बहुत विचार उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कल कहा था कि फोन आया था नेमावर से नेमावर जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाए। तो अब लगता है कि भविष्य में वो उनको कभी भी बुलाया जा सकता है आचार्य श्री के द्वारा, और उनके चारित्र में और भी वृद्धि हो सकती है। वैसे इस बात की तो हमें खुशी बहुत है कि वो अपने उत्थान में और भी आगे बढ़ने की कृपा करें। साथ ही हम सब लोगों को एक कमी भी अनुभव होगी कि जो हमको समय सार समझा चुके, कोमल सार कर्म कांड समझा रहे हैं,
तो गोमटसार कर्मकांड को समझाने के लिए मैं आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप वैसे पढ़ाने वाले तैयार करें, आप अपने शिष्यों में से जो गोमटसार कर्मकांड भी पढ़ा सके। ये पहले तो विशेष सूचना जो मेरे माइंड में 24 घंटे चल रही थी कल से, वो मैंने आपके सामने सबके सामने रख दी है। और आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन यानी 18 दिन के बाद गुरुदेव का आचार्य श्री विद्यासागर महाराज का मुनि दीक्षा दिवस आने वाला है। तिथि के अनुसार, तारीख के अनुसार 30 जून 18 दिन बाद, लेकिन उसमें अभी ये दिन बाकी है। आषाढ़ शुक्ला पंचमी में 1 महीना और 3 दिन बाकी है, और 3 दिन बाद श्रुत पंचमी पर्व है। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज वो कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे, हमेशा आएंगे पर्व। तो आदरणीय सोनू जैन जी ने और प्रतिमा बहन जी गंगवाल पुणे महाराष्ट्र निवासी ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो आषाढ़ शुक्ला पंचमी के दिन पद्यानुवाद सिंगर्स सब अपने अपने नाम जो है आदरणीय सोनू जैन जी को लिखा दें। जो जो अपना प्रोग्राम देना चाहते हैं, किन्हीं को 2 मिनट भी देने चाहिए, सोनू बहन जी से निवेदन है, क्योंकि 108 मिनट का रखो, और किन्हीं को 3 मिनट भी देना, लेकिन 108 मिनट में सारा कार्यक्रम संपादन करने की कृपा करना। अब हम सब परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब केसी देन सीए साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पामाडोक, सादर वंदना निवेदन करके कि जब तक आप कलकत्ता में विराजमान हैं तब तक आप हमें रोजाना मंगलाशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, और आप अपनी हमें धर्मामृत वाणी जो है सुनाने की कृपा करें। और आज का मंगलाचरण प्रारंभ करके, और हम सबको जैसे कल मंगलाशीर्वादों की वर्षा की थी, उसी प्रकार आज हेवी रेनी और भारी बरसात करें मंगल आशीर्वादों की, ताकि हम सबके भी जीवन में परिवर्तन आ जाए। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी देन साहब सीए केसे चरणारविंदों में हम सब भाई बहन विनय पूर्वक उनके गुणों में अनुरक्त होते हुए श्रद्धा पूर्वक उन्हें सादर वंदना निवेदन करते हैं। प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। केसी देन भैया जी, कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती। प्लीज भैया जी साहब, आवाज नहीं आ रही है। आवाज एकदम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमें वंशकं श्रेषां परिवर्तितं धर्म संबंधकं भवेजी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयति शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। अतपूर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल कर्म सार्थम भाव पूजा वंदना सहितमितं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि च पञ्चाशदष्टोत्तरषट्सङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासी अत्तम गणहर देवीहिं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिदुत्तो सुदृढाणमहो वहीं शीर्षा इच्छा मंते सुधभक्ति कौशको कौ तस्सालोचिं
अंगो वंग पहने पौड़े प्रियमी शुद्ध परिमाणी ओग पुवग्गय चूलिया चेव सुतथय सुइदम कहाहिं सयाणि चकालम अजेमी पुजेमी बंदामी नमसामी दुखखो कमखो बोइलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति ओ मध्यम तत्पूर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म शार्थम वा पूजा वंदना से समेतम श्री आचार्य भक्ति का विसर्जन करोमि हम। श्रुत जलधि पार्थिव परमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मुखे पंच विचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुगे कुशले धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणिये तरन्ति संसार सारं घोरं चिणति अट्टकं अजं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रों निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलहा कर्मा विरता तपो दंडना साधुप्रिया साधुवै शील प्रावरणा गुण प्रहणार्थ चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणंतु माम साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश गया इच्छा मनते हरि भक्ति कौशको को तस्तालोच्यम सम्मणान सम्मदहन सम्मचरित जुक्ताणम पंचव्याचारणम आरणम आराधि सुधनाणम देशाणम वज्राणम तीराणम गुण पालन प्राणम सुबसाणम सयाण चकालम वच्चेमी पूज्यमी बंदामी नमसामी दुखको कमको कोयलाओ सुगै गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति को मध्यम प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैड़ी सम्मुखितणं वोच्छम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सभी भाई बहनों की तरफ से सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। भैया जी मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, मंगल आशीर्वादों की भारी भारी बरसात करने की कृपा करें प्लीज। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और पंडित जी साहब के मुंह में घी शक्कर उनकी भावना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए मेरे बारे में, और हम सब लोगों को भी संयम मिले, सब लोगों को पापम क्षयतु धर्म वृद्धिर्भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु क्षाय क्षम्यत्व भवतु, सबके लिए आनंद भवतु। शास्त्र स्वाध्याय शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलाचरण जिनको याद हो वो बोल सकते हैं। बोलूं भाई साहब मेरा पांड्या? हाँ बोलिए। मंजू बोल रही है क्या? आप बोल दो जीजू पहले, मैं बोल देती हूँ। गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तणं वोच्छम्। हाँ, पणमीयणे पांचवी छठी सात। अच्छा ठीक है। हाँ बोलिए। पणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पयडि समुक्कित्तणं वोच्छम्। पांचवी छठी सातवीं गाथा, 3 गाथा बोलिए कोई भी। ठीक है मैं बोल रही हूँ। हाँ। जीरदि समय पबद्धं
ओगतोणेग समय बद्धं वा गुणहानिन दिव्य समयपबद्धं हवे सत्तं सम्मतनेन एकं दवं भावोत्तिहोदिदुविहं पोगलपिण्डो दवं तत्सति भावकं मम तु बहुत सुंदर। संपूर्ण विहम वा अडदाल स्वयं असंख्य लोगम वा ताणम पुण घादित्य अघादित्य होंते सन्नाओ। वंदना भाई साहब, जय जिनेंद्र। हाँ, अब आज जो है जो हमारा गुण हानि का चिंतन चल रहा है कि आखिर ये गुण हानि क्या है और फिर डेढ़ गुण हानि क्या है, ये दोनों बात आज हम लोग समझ लेंगे तो हम लोगों को हमारे कर्मों के बारे में जानकारी हो जाएगी कि भाई ये कर्म हमारे कैसे तो बंधते हैं और कैसे छूटते हैं और छूटते समय किस प्रकार से उदय में आते हैं और आकर के कितने बचे रह जाते हैं और कितने कितने किस क्रम से उदय में आते हैं। इस बात का ज्ञान होने से हमें क्या लाभ है? इस बात का ज्ञान होने से हमें ये लाभ है कि हमें जब भी कोई कर्म के उदय के बारे में ऐसा अनुभव आता है कि भैया मेरे ये कर्म का उदय आ रहा है, तो हमेशा विचार करना कि वह कर्म का उदय जो है वो क्षीण होते होते आता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे वो चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि यद्यपि कोई कर्म उदय में आता है परंतु कोई और दूसरा भी कर्म उसके साथ में और ऐड हो जाता है, कोई तीसरा कर्म भी ऐड होता रहता है, क्योंकि प्रति समय अपन ने बांधा है और प्रति समय के हिसाब से उनके अंदर में उदय का क्रम चलता रहता है। इसलिए हो सकता है कि और उसके आगे जो कर्म आवे वो और कोई जोर से भी आ जावे, तो इसलिए भी घबराना नहीं। कर्म का क्या क्रम है उदय में आने का, इसका ज्ञान अपने को करते रहना चाहिए। तो ये जो है इसका भी एक अपने को कहना चाहिए कि चिंतन करते रहने से कर्म के उदय का ये विपाक विषय धर्म ध्यान होएगा और हमारे अंदर में जो है पापाश्रम नहीं होएगा। तो ये गुण श्रेणी जो गुण हानि के बारे में जो अपन ने उस टेबल के माध्यम से सीखा था, वो कल अपन ने कह दिया था कि भाई जिनको अच्छी तरह समझ में आ जाए तो वो और भी समझा देवे अन्य को भी, तो बहुत अच्छा होगा। उनके भी समझ में आ गया ये पक्का हो जाएगा और वो अन्य को समझा सकेंगे, तो कहीं कोई बात में तो उसमें सुधार करना होगा तो सुधार भी कर दिया जाएगा, या कोई दूसरों के कुछ अन्य तरीके से समझ में आया हुआ होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा, कोई भूल होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो मैं आज हीरा दीदी से ही सबसे पहले निवेदन कर दूंगा कि उनको समझ में आ गया था, इसलिए वो हम लोगों को सबको समझा देवे तो हमारा सबका उपकार होगा। वंदना भाई साहब, पंडित जी को प्रणाम, ललिता भाभी को धोख और सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं थोड़ा मैंने ट्राई कर रही हूँ कि मेरे को समझ में आया क्या, ये मैं सोच रही हूँ कि मेरे को जो समझ में आया वो समझाने की कोशिश करूंगी। कुछ गलती हो तो भाई साहब उसको आप सुधार कीजिएगा और क्षमा भी मांगती हूँ। पहले तो हमने चौथी गाथा में जो समय प्रबद्ध के लिए समझा था कि समय प्रबद्ध अपने हर समय कर्म परमाणु आते हैं उदय में, तो समय प्रबद्ध है क्या? जो अनंत सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों का जो अनंत गुणा जो है वो प्रमाण क्या है, वो राशि हम लोग समझने से बने हमारी समझ के परे है। तो हम एक बार एक राशि को एज्यूम कर लेंगे आज कि वो राशि समझ लेते हैं कि 6300 है अगर, तो वो राशि जो गुण हानि में जो हमारे कर्म जो समय प्रबद्ध जो कर्म आ रहे हैं उदय में, वो राशि मान लेते हैं कि 6300 है। तो अब समय अब गुण हानि का हम इसमें विचार करते हैं कि गुण हानि कैसे बनती है। तो गुण हानि का अगर 6300 समय प्रबद्ध अपने परमाणु है तो उनका समय मान लेते हैं 48 मिनट कि वो 48 मिनट उसकी स्थिति थी उस कर्मों की, तो 48 मिनट वो समय मान लेते हैं। तो अब हम निकालेंगे कि ये जो आयाम है 8, तो इसमें कितनी गुण हानियां बनी, तो 6 बनी, 48 में 8 का भाग दिए तो 6 गुण हानियां बनी।
कि आयाम 8 है, उनका विस्तार माने उनका जो समय का विस्तार 8 है, उनको आयाम बोलते हैं। तो वो 8 है अगर, तो गुण हानि बनी 6। तो अब इन 6 गुण हानि का वो प्रकार है। पहले वो जो पूरी जो 63 जो गुण हानि है, उसमें पहले सबसे पहले हम एक अंतिम गुण हानि का निकालते हैं कि 6ठी गुण हानि का क्या प्रमाण है। पहला कि जो सब पूरा समूह है वो कितना है, तो उसको निकालने के लिए हम करेंगे गुण हानि के जितने भाग है, जैसे 6 भाग है, तो 6 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 6 जगह लिखेंगे। 6 जगह लिख के उसका जब जोड़ आएगा वो आएगा 64। उस 64 में -1 कर देंगे। अब इसमें जो फार्मूला दिया उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि माया किया, ये सब में हम -1 कर देंगे तो 63 आ जाएगा। उस 63 से हम पूरी जो 6300 जो है अपनी पूरी राशि, उसमें भाग देंगे। तो भाग देने से जो 100 आएगा वो अपनी 6ठी गुण हानि का पूरा माप है कि वो 6ठी गुण हानि में 100 हमारे वो परमाणु है। तो वो 100 जब 6ठी में है तो 5वीं में वो उधर से दुगने माने इधर से देखेंगे तो वो आधे आधे होते जाते हैं, लेकिन 6ठी से अपन 5वीं में आएंगे तो वो 200 है, 4थी में आएंगे वो 400 है, फिर 5वीं में आए 3री में आएंगे तो 800 है, दूसरी में आएंगे 1600 है, पहली में आए 3200। जो पहली कहानी में अपना जो पूरा प्रमाण हो 3200 है। तो वो 8 समय में कैसे खिलेगा, उसको निकालने के लिए चय निकालना पड़ता है कि कितने उसके कितने अंतर से वो आएगा, मतलब कितने उसमें फर्क आएगा कि किस माप से आ रहा है। कि हर गुणानी में 32 जैसे 32 पहला निकला पहले गुणानी का, तो जब जो पहला उसका जो द्रव्य है उसमें दूसरी जब समय आएगा तो 32 का माइनस हो जाएगा, 32 कम होंगे आ जाएगी उन द्रव्यों में, तो 32 करते हैं वो कम होते जाएंगे द्रव्य। तो अपन चय निकालने के लिए इसमें जब चय निकालना चाहेंगे कि 32 कैसे आया, तो चय निकालने के लिए अपन पहले जो निषेकाहार आयाम का डबल माने 16 वो निषेकाहार है, तो 16 में अपन आयाम +1 जोड़ देंगे तो वो 9 हो गए, तो 16 9 25। 25 में अपन 25 का आधा कर देंगे तो वो 12.5 होने से उसको फिर आयाम से गुणा करने से 100 आ गया। तो जो 100 आया है वो अपना लास्ट का उसका जो द्रव्य है वो द्रव्य आ गया। तो इस तरह से प्रथम उसमें भी अपन भाग दिए, उसका जो 32 अपना आया था पूरा प्रमाण पहली गुण हानि का, उसमें अपन भाग देंगे तो 100 से तो 32 निकल जाएगा। वो 32 प्रथम गुण हानि का चय है कि 32 कम होते जाएंगे। अब दूसरी जो गुण हानि है उसमें उसका आधा होता है, उसके वो भी द्रव्य भी आधे होते हैं, चय भी आधा आधा होते जाता है। और वैसे देखा जाए तो जैसे फिर 1600 है तो 1600 का 100 से भाग दिए तो 16 चय निकला, तो वो 16 करके कम होते होते 8 आयाम तक कम होते होते आते हैं हृदय में। तो इस तरह से अपन ने चय निकाल लिया। अब अपन इसमें जैसे पहले में सबसे पहला जो पहली स्थिति में जो सबसे पहले आयाम में जो खिल रहा है सबसे पहले टाइम में, वो अपना है निषेकाहार होता है 8 × 2 मतलब 16, उसमें हम 6 का गुणा कर देंगे। जो प्रथम गुण हानि है तो उसका जो 6 है उसका गुणा करेंगे तो 512 आ गया। वो 512 प्रथम समय में खिलने वाला द्रव्य है प्रथम गुण हानि का। तो 512 में प्रथम गुण हानि में प्रथम समय में 512 खिले, फिर उसे 32 माइनस कर देंगे तो वो दूसरी समय का आएगा, फिर दूसरे समय 32 माइनस करेंगे, ऐसे करते वो 8 आयाम तक 32 कम होते समय होते होते नीचे खिलते आ गए। अब जब दूसरी गुणानी आई तो दूसरी गुणानी में जो पहला उसका प्रथम गुणानी का प्रथम जो खीरा है उसका आधा है, आधा भाग माने उसका आधा प्रमाण होता है उसमें, तो आधा प्रमाण उसमें आ गया। उसमें फिर 16 माइनस करते हुए नीचे तक 16 माइनस होते हुए 8 आयाम तक वो खिलते रहेंगे। फिर तीसरी में 8 का चय आएगा कि 8 कम होंगे, फिर 4 कम होंगे, ऐसे कम होते होते ये खिलते जाते हैं। और लास्ट में जो 100 है उसमें एक कम होते होते 100 में 1 आती है। जैसे 6 आया 8 4 2 फिर 1 आया, तो एक कम होते जो उसकी राशियां हैं प्रथम की उसमें 1 कम होगा, फिर दूसरे में आयाम में 1 कम होगा, ऐसे करते करते 6 गुण हानि जो लास्ट आयाम तक है उसमें 1 कम। इस तरह से सारे कण परमाणु अपने इस गुण हानि में जो जिसकी 6 भाग है जो गुण हानि के, उस गुण हानि में
ऐसे करते करते अपने कर्म खींचते हैं। संपूर्ण जैसे राशि 6300 वो पूरी मिला के इस तरह से 16 की हानि होते हुए, तीसरी में 8 की हानि होते हुए, चौथे में 4 की, ऐसे करते करते वो अपने सारे परमाणु खिलते हैं। तो मैं तो इतना ही जानती हूँ भाई साहब, इसमें कोई गलती हुई हो तो आप उसको सुधार कीजिएगा। और बाकी आपने हम लोग को इतना समझाया है, और आप जिस तरह संयम के मार्ग पे चलते हैं, हम लोग को चाह रहे कि हम भी उसमें चले, तो यही भावना है कि हम लोग को आशीर्वाद दीजिए, वैसे हम लोग भी उस मार्ग पे चलने की वो कोशिश करते रहे और चलने की भावना रखें। आपको वंदना, पंडित जी को प्रणाम, सबको सादर जय जी। आपने कुछ ज्यादा ही समझा दिया है, इतना ज्यादा समझा दिया जितना तो मैंने अभी समझाया ही नहीं था। तो आपने तो गुण हानि के बारे में कैसे चय निकालना, कैसे वो 100 का फिगर आया, कैसे 3200 क्यों आया, 16 क्यों आया, 8 क्यों आया, ये पूरा आपने पहले ललिता दीदी के आशीर्वाद से आपने जो सीखा है वो आपने यहाँ बताया। बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक वो जो है सब लोगों के शायद मेरे ख्याल से समझ में पूरा आया नहीं होगा। नहीं, मैं समझाने की यहाँ तरीका मेरे में नहीं, आपको नहीं, आप आपका तरीका भी सही है, आपका तरीका सही है, और आपका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, और आपको जितना समझ में आ गया वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भूल नहीं है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें और खूब मनन करें, खूब मनन करें। ये इस तरह से आपको जो ललिता भाभी ने बहुत अच्छे से समझाया था। हाँ। और आपके क्लास में भी कुछ समझ रहे हैं बहुत कुछ, तो हाँ। चाहती है कि ये भावना बनी रहे और हम लोग भी इस मार्ग पे आगे आपकी तरह बढ़ते। चलिए, बहुत अच्छा। तो यह कैसे चय निकालना है वगैरह वगैरह जो है, ये तो बहुत अच्छी बात है, साइंस है, मैथमेटिक्स है। अभी अपने को खाली जितना सा समझना था वो ये समझना था कि पहला आयाम जो है उसमें एक चय होते हुए कमती होंगे, दूसरे आयाम में चय से कमती होंगे, तीसरे में होंगे, चौथे में होंगे, पांचवें में, इस प्रकार 6 गुणहानि अपन ने कल्पना की थी, और इस तरह से हमारे कर्म जो है वो खिर रहे हैं। अब एक इसमें जो और शब्द आया, मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, आपने जो समझाया उतना सिर्फ उसको वहीं पर रख लेते हैं, उतना पर्याप्त है, क्योंकि गुणहानि के और जो अपन फार्मूला है कि कैसे निकाला करना, वो उसको जो अपन आगे बाद में और विशेष करके पढ़ेंगे। अभी खाली गुणहानि आपको समझ में आ गई कि गुणहानि क्या होती है, इतना सबके लिए पर्याप्त है। अब मैं एक और, प्रयास करूं भैया जी? हाँ बोलिए दीदी, बोलिए। मेरे को एक टेबल दिखाना है। हाँ बोलिए। आप लोगों को गुणहानि का एक टेबल दिखा के मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि अनादिकाल से हर समय हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 100 बांध रहे हैं और 100 कर्म खिरा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लाइन दिखाई है नीचे वाली, वो खिराने वाली लाइन है, और ऊपर वाली लाइन है वो बांधने वाली लाइन है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 है, ये सब समय है। 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 6 समय, 7 समय, ये कंटिन्यूअस बढ़ता रहेगा। तो अगर 10 मिनट आप लोग बहुत ध्यान से इस टेबल को समझेंगे तो गुणहानि आप समझाने लायक सभी लोग बन जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट आप दीजिए और ये टेबल को अच्छे से समझ लीजिए, इसी में पूरा सार है। इसको मैंने बनाया, देखा कि हाँ इससे सारा कुछ आ जा रहा है। तो ये 100 बंधने वाले कर्म है, प्रति समय, 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 6 समय, 7 समय, ये सबको क्लियर हो गया। और ये जो है यहाँ पे 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 6 समय, 7 समय, ये खिरने वाले हैं। तो एक समय में 100 बंधेगा और 100 ही खिरेगा। लेकिन जब हम ये 100 को लेते हैं, ये जब 100 बंध रहा है, तो क्या ये एक समय में 100 खिरेगा? नहीं। क्यों नहीं खिरेगा? क्योंकि ये 100 का एक समय और यहाँ के एक समय के बीच में एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं आबादा काल। आबादा काल, आबादा काल क्या होता है? जैसे आपने खाना खाया, रोटी खाई, और रोटी पचने में लगता है, तुरंत तो नहीं पच जाती है। रोटी जाके मल बनती है, मूत्र बनती है, रक्त बनती है, हड्डी बनती है, जाके वो पचती है। वैसे ही ये जो 100 कर्म हमने बांधे एक समय में, वो इस एक समय में कुछ भी नहीं खिरेंगे। ये हुआ अबाधा काल। ये कब खिरेंगे? दूसरा समय में इस 100 कर्म के 30 कर्म
यहाँ पे खिर गए दूसरे समय में। तीसरे समय में 100 में से 30 गया, 70 बचा, 25 खिर गए। चौथे समय में इसी 100 के 20 खिर गए। पांचवें समय में इसी 100 के 15 खिर गए। छठे समय में 10 खिर गए। अब 100 के 100 खिर गए पूरे 6 समय तक। सातवें समय में कुछ बचा नहीं, तो ये 0 आ गया। अब हम लोग इसी तरह ये 100 कर्म के ये जो 100 कर्म बांध रहे हैं फिर दूसरे समय में, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? ये दूसरे समय में बंध रहा है तो दूसरे समय में यहाँ खिलेगा नहीं। तीसरे समय में इसका 30 खिलेगा। चौथे समय में इसका 25 खिलेगा। पांचवें समय में 20, छठे समय में 15 और सातवें समय में 10। आठवां समय आते आते इसका पूरा 100 हो गया और कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। अब ऐसे ही हम तीसरे समय में जो 100 बंध रहे हैं वो तीसरे समय में नहीं खिलेंगे। क्यों? क्योंकि आबादा काल है। चौथे समय में 30, 25, 20, 15। इसकी ये जो चार्ट है ना, इसको मैं n नंबर तक ले जा सकती हूँ, लेकिन ये यहीं तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे ही पांचवें समय में, छठे समय से स्टार्ट होगा, पांचवें समय में बांधा है, छठे समय में 30, फिर 25, फिर 20, इस तरह से ये खिरते रहेंगे। तो ये सभी को समझ में आ गया ना, कैसे बंध रहे हैं और कैसे खिल रहे हैं। अगर यहाँ प्रॉब्लम है जिसको भी वो अभी बता दे, फिर हम नेक्स्ट कैलकुलेशन बताएंगे कि कैसे 150 बचा, कैसे गुण हानि आया, वो नेक्स्ट टेबल में बताएंगे। तो ये मेरे को नहीं कैसे समझ में आया। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से नहीं, हाँ फिर से हाँ समझाइए। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। ये 100 कर्म हमने बांधे पहला समय में, तो अब ये क्या होगा? बताया गया है 100 कर्म हमारे बन रहे हैं, तो 100 ही कर्म हमारे खिल रहे हैं और हमारे अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं? 150 कर्म, जो कि गुण हानि है। 1.5 गुण हानि, कुछ कम 1.5 गुण हानि। तो 100 कर्म आप सबसे पहले ये एग्जाम्पल एक छोटा सा समझ लो कि आपके पास $100 आपने एक दिन में कमाया और तिजोरी में आपके पास $150 पड़े हैं। $100 को आप खर्चा कर रहे हो हर एक घंटे में $30, $25, $20, $15, $10। फिर एट द एंड ऑफ 8 घंटे के बाद आपका वो खत्म हो गया। समझ में आ गया आपको? अब आप इस एग्जाम्पल को यहाँ अप्लाई करो कि पहला समय में जो 100 कर्म हमने बांधे थे वो पहले समय में नहीं खिरेंगे। क्यों नहीं खिरेंगे? क्योंकि आबादा काल आ जाता है। वेट करेंगे, दूसरे समय में पूरा 100 का 100 नहीं खिरेगा, 100 में से 30 खिरेगा। फिर तीसरे समय में इसी 100 का 25 खिरेगा। फिर चौथे समय में इसी 100 का 20 खिरेगा। फिर पांचवें समय में इसी 100 का 15 खिरेगा और छठे समय में इसी 100 का 10 खिरेगा। अब कितना बचा? अब बचा 0, क्योंकि पूरे 100 हमने बांट दिए, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे सारे में बांट दिए। अब बताइए क्या ये अभी कुछ समझ में नहीं आया इतना कि इतना समझ में आ गया? 100 कर्म का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया कि कैसे कैसे हम लोग दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे समय में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये पूरा खत्म हो गया। अब वो जो गुण हानि है ना, वो जो बच गया, वो मैं दूसरे टेबल से समझाऊंगी। पहले टेबल में यही समझा रही हूँ कि पहले समय में 100 बंधा, फिर हम उसको बांटते बांटते दूसरे, तीसरे में चले गए, लेकिन दूसरे में तो फिर से 100 बन गया, तीसरे में फिर से 100 बन गया, चौथे में फिर से 100 बन गया। तो अब इसको जब बांटेंगे हम, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना। राजकुमारी जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब दूसरे समय में जो 100 कर्म बंधे हैं उसको हम पहले और दूसरे में बांट नहीं सकते, क्योंकि पहले समय में तो वो आया ही नहीं और दूसरे समय में आबादा काल है। तीसरे समय में हम इसको 30 को खिराएंगे। कैसे खिराएंगे? हर समय अनादिकाल से बंधे हुए कर्म हमारे खिरते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कर्म हमारे साथ चल रहे हैं। 100 बंधे, 100 खिरे, 150 हमारे गुणहानि में, हमारे पास 1.5 गुणहानि में रह गए। अगर ऐसा होता कि सारे के सारे कर्म हमारे संग एज इट इज चल रहे हैं, तब तो उल्टा ही हो जाता।
तो ये खिराने का आप ये समझो, सारे के सारे कर्म हमारे खिरेंगे कब? जो 1.5 गुणानी में भी बचे हैं, जब हम मोक्ष को जाएंगे तब। तो पहला समय का डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ में आ गया। अब ये जो लाइन है ना पहली वाली, इसको भूल जाइए। अब दूसरा समय में हमने नवीन 100 कर्म बांध लिए, उसको पहले में नहीं खिरा सकते क्योंकि पहले में बांधा ही नहीं था, दूसरे में नहीं खिरा सकते क्योंकि अब आधा काल है, तीसरे समय में इसका 30 आएगा, तीसरे समय में इसका 30 आया, और तीसरे समय में पहले के जो 100 के हमारे कर्म बंधे हुए थे उसका 25 बंधा। फिर यहाँ पे दूसरे समय में जो 100 बांधा था उसका हमारा चौथे समय में 25 हमारा खिरा, पांचवे में 20, छठे में 15, सातवें में 10। इसी तरह से तीसरे समय में फिर से हमने नवीन 100 कर्म बांध लिए। तो ये चौथे समय से, ये जो तीसरे समय में हमने बांधा, तीसरे समय में खिरेगा नहीं, चौथे समय में 30, पांचवे में 25, छठे में 20, सातवें में 15। अब फिर से हमने बांध लिया चौथे समय में, तो ये पांचवें समय से 30, 25, 20 खिरा। अब ये पांचवें समय में आपने फिर से बांधा, तो पांचवें समय में कितना बांधा? 30 बांधा। लेकिन आपको ये देखना है कि पांचवें समय में टोटल हमारे कितने कर्म खिर रहे हैं। तो पांचवें समय में, पांचवें समय के बांधे हुए 30, चौथे समय के बांधे हुए 25, तीसरे समय के बांधे हुए 20, दूसरे समय के बांधे हुए 15 और पहले समय के बांधे हुए 10। तो आप इसका टोटल लगाओ, 30 + 25 + 20 + 15 + 100 = 100। 30 + 25 + 20 + 15 + 10 = 100। 30 + 25 45 होता है, 45 + 20 65 होता है, 65 + 15 65 + 15 80 होता है। 30 + 25 55 हुआ, 55 + 20 75 हुआ, 75 + 15 90 हुआ, 90 + 10 100। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमारे 100 कर्म खिर गए, जो कि 100 हमने बांधे थे। ये पूरा छठा समय से समझ में आ गया कि कैसे हमारे 100 कर्म खिरे। तो छठे समय में पहले समय के बांधा हुआ 10, दूसरे समय के बांधा हुआ 15, तीसरे समय के बांधा हुआ 20, चौथा समय का बांधा हुआ 25 और पांचवा समय के बांधा हुआ 30। ये 100 कर्म कैसे बंधे और 100 कर्म कैसे खिरे, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं वो 150 वाले में आ रही हूँ। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछें। अब ये दूसरी चार्ट, सेकंड चार्ट, सोनू जी सेकंड चार्ट में हम लोग ये, सोनू जी आपका पॉइंटर काम नहीं कर रहा है, पॉइंटर के थ्रू समझो ना। हाँ देखिए फर्स्ट वाला चार्ट तो समझ में आ गया ना। एक बार उसको, हाँ आप ये समझा देने से वो उसका वापस ले लेंगे दोबारा। पहले इसको भी और समझा दीजिए, दूसरे वाले को भी। दूसरे वाले को मैं समझा देती हूँ पहले कि ये बचा जो 150 कैसे आया, ये जानना बहुत जरूरी है कि 150 कैसे आया हमारा। तो सबसे ये हमने सब समझ लिया। एक समय में 100, दूसरे समय में 100, तीसरे समय में 100, चौथे में 100, पांचवें समय में 100, छठे समय में 100। ये बंधने वाले कर्म है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, और खिरने वाले कर्म यहाँ पे हैं जो कि राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारे। तो अब हम 150 कैसे आया, 1.5 गुण हानि निकालने के लिए ये समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये छठे समय में 30 कर्म खिर गए हमारे, बचे कितने? 100 - 30 = 70। कितने बचे? 100 - 30, क्योंकि छठे समय में हमारे पास 30 कर्म खिर गए, तो 100 में से 30 गया, 70 बचा। अब छठे समय में यहाँ पे हमारे चौथे समय के 30 + 25 कर्म खिर गए। 30 और 25 कितना होता है? 55। तो 100 - 55 हम लोग क्या करेंगे? 100 - 55 = कितना होता है? = 45। तो हमारे कितने बच गए? 45। और यहाँ पे हम क्या समझेंगे? ये हम लोग अभी छठे समय को ही ले रहे हैं। छठे समय में हमारे कितने कर्म खिर गए, उसको हम तीनों को जोड़ देंगे। 30 + 25 + 20, तो कितना होता है? 75। 75 आया। अब हम लोग 100 से 75 को लेस कर देंगे, तो कितना आया? 25। तो 25 हमारे
बच गए। कहाँ? जो तिजोरी में मैंने $150 बताए थे ना आपके रखे हुए हैं, 100 आप कमा रहे हो, 100 को 8 घंटे में खर्चे कर रहे हो, 150 आपकी तिजोरी में है। तो वो जो तिजोरी में है ना 150, वो रोटेट हो रहे हैं बार बार फीफो बेसिस पे। पहला आया पहला निकला, दूसरा आया पहला निकला, फिर तीसरा आया पहला निकला, इस तरह से। ऐसा नहीं है कि वो 150 के 150 रखे हुए हैं और ये 100 आ रहे हैं, यही खर्चा हो रहे हैं लीफो बेसिस, ये नहीं होगा। अब आप देखिए दूसरे समय में 30, 25, 20 फीफो लीफो सबके समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट इन आउट, फर्स्ट आउट, लास्ट इन। हाँ, फीफो लीफो मैं अच्छे से समझा देती हूँ। वो बाद में आपने समझा एक दीजिएगा, हाँ, समझा दीजिएगा, नहीं पहले वो इसको एक पूरा सेकंड कर में लीजिए, समझा देती हूँ। पूरा कर 1 लीजिए। केजी एप्पल खरीदी आपने, उसमें आई 10 एप्पल और आपने रख दी उसे, दूसरे दिन फिर 1 केजी एप्पल खरीद ली। तो फीफो बेसिस मतलब जो पहले कल खरीदी थी एप्पल, उसको पहले यूज करोगे, वो सब खत्म हो जाएगी, तब आप दूसरे दिन वाली एप्पल लेके आओगे। और फर्स्ट इन लीफो फर्स्ट मतलब आउट, फीफो माने फर्स्ट फर्स्ट इन इन फर्स्ट फर्स्ट आउट। पहले खरीदा और पहले ही उसको खर्चा कर दिया। और लीफो मतलब लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट में खरीदा और लास्ट में खर्चा कर दिया। तो दूसरे दिन आपने 10 एप्पल खरीदा और 10 लास्ट को इन फर्स्ट खर्चा आउट, किया। तब लीफो लीफो होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, लास्ट वाली जो एप्पल थी उसको इन किया और पहले वाली एप्पल को आपने खर्चा कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा छठा समय का सारा वर्णन चल रहा है। छठा समय में हमने दूसरे समय का और सारे समय का ऐसे 30, 25, 20 और 15 ये चारों को हमने खिरा दिया ऑलरेडी। तो हम प्लस करेंगे 30 + 25 = 55, 55 + 20 = 75, 75 + 15 = 90। तो अब हमारा 100 में से 90 गया। बस आपको ध्यान लगाना है कि ये सारे जो हमारे ऐड हो रहे हैं ना, ये सारे, इसको हमको 100 से घटाना है। तो 100 में से 10 गया, 100 में से 90 गया, बचा। ठीक है, अब हम छठे समय की बात कर रहे हैं अभी तक। छठे समय में पहले समय का देखिए, ये 30 + 15 और 10, तो 55, 30 और 25 55, 55 में से 20 ऐड कर देंगे तो 75, 75 में 15 और ऐड कर देंगे 90, 90 में 10 और ऐड कर दिए 100। तो ये तो 100 पूरा खिर गया, तो हमारे पास क्या बचा? 0। तो अब हम इन चारों को ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करने से क्या आता है? 70 में 45 को जोड़िए हम लोग तो आएगा 115। 115 में 25 जोड़ेंगे 40, 140 में 10 जोड़। तो अब ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये छठा समय में हमने देखा कि छठा समय में 100 कर्म बांधा और हमने 100 कर्म खिराया और 150 हमें बचे। तो ये जो 150 बचे हैं ना, यही कहते हैं, इसी को कहते हैं कि 1.5 गुण हानि कुछ कम, तप से बहुत खिरे फिर भी गुण हानि बच गई। भंडार नहीं हुआ कर्मों का, बांधा जितना उतना खिरा देते हैं हम, और फुर्सा देंगे तो उनको भी नष्ट कर देंगे। अब मुझे ये बताइए, ये 150 कैसे आया? ये किसको किसको समझ में नहीं आया? अभी तो मान के चलिए किसी को भी समझ में नहीं आया, सीधी सीधी बात है। नहीं, बता दीजिए। अभी वो बता दिया ना, 60-70 लोग मैंने बता दिया ना। अभी तो ये सोच के चलिए कि किसी को भी समझ में नहीं आया। कम से कम 5 बार आप इसको रिपीट करेंगे ना, तब जाकर के थोड़ा सा दिमाग में आएगा। अभी शॉर्ट में पर सोनू जी ने बहुत सुंदर समझाया है, बहुत सुंदर। सोनू, हम लोग को आज समझ में, मेरे को तो आज समझ में आया 150 कैसे आया। हाँ, 150 कैसे आया, ये तो 100 वाला तो पता था, लेकिन 150 वाला आज थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। अब भाई साहब समझाएंगे तो पूरा आ जाएगा। पकड़ में आने लग गया, पकड़ में आने लग गया। हाँ, बहुत अच्छा। नहीं तो मैं सोचती है 1.5 गुण हानि क्या है, 1.5 गुण हानि क्या है, आज तक नहीं समझ में आया। आज सोनू बहुत बहुत तुम्हारा बहुत अच्छा लगा। मनी हमारे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। इन्होंने चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे से बना लिया कि भाई सो ही जा रहे हैं, हम मान लेंगे सो ही जा रहे हैं और सो ही आ रहे हैं, ये भी मान रहे हैं। लेकिन यदि बचते कितने हैं, प्रत्येक समय पर जो कर्म आ रहे हैं उनमें से जितना चला गया, और लेकिन बचते कितने हैं, ये जो क्योंकि खिर रहे हैं तो 100 के 100 एक साथ तो खिर नहीं रहे हैं, उसी कर्म के तो खिर नहीं रहे हैं, अन्य कर्मों के खिर रहे हैं। 100 तो खिरेंगे, लेकिन अन्य कर्म के अलग अलग कर्मों के खिर रहे हैं।
तो अलग अलग कर्मों के खिरने के कारण से किसी का कितना खिरा, किसी का कितना खिरा, इस प्रकार से नेट निकालेंगे तो ये 1.5 गुणी हानि बनेगी। और जो आपको एक यदि जिनके पास में ग्रंथ हो तो ग्रंथ देखिएगा, उस ग्रंथ के अंदर में जो चार्ट बना हुआ है, हाँ बस अब फिनिश कर रहे हैं, वो जो चार्ट बना हुआ है उस चार्ट में भी आप देखेंगे कि ये जो 63 के हिसाब से भी जो 512 वगैरह वगैरह का जो पूरा टोटल निकाला है, उसके अंदर में भी ये जो दिया है कि जो हमारा आयाम है, तो ये जो शब्द इन्होंने दिया है वो शब्द एक और पकड़ना अपने को, गुण 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित, 1.5 गुण हानि आयाम। तो 1.5 गुण हानि आयाम, आयाम हमारा 8 था, 8 को गुणा करेंगे 1.5 से तो 12 होता है, और 12 को अपन गुणा करते हैं 6300 से। 6300 हमारे पास समय प्रबद्ध है, माने कुछ 1.5 गुण हानि आयाम गुणित समय प्रबद्ध। 6300 को 12 से यदि गुणा करते हैं तो 72,000 करीब, 72,000 करीब आएगा। तो वो जब गुणा करेंगे उतना द्रव्य जो आप पूरा वो चार्ट यदि आपके पास में ग्रंथ होगा तो निकलेगा। और ये जो 48 पंडित जी पेज बता दीजिए, पेज वो लास्ट में जो 942 नंबर की जो गाथा है ना मोटे वाले ग्रंथ में, उसके पीछे चार्ट लगा हुआ है एक त्रिकोण रचना। उसको आज जब पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा 71,000 समथिंग कुछ। इसलिए 1.5 गुणानी समय प्रबद्ध से कुछ कम, यहाँ तो इन्होंने पूरा 150 एग्जैक्ट निकाल दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन वहां कुछ कम, वो जो 6300 का जो एग्जाम्पल है उसमें कुछ कम शब्द भी लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा गणित है, इस गणित को आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आज समझ में आएगा। आज के लिए विराम लेते हैं और अपने को इसको सब लोग अपना अपना थोड़ा सा परिश्रम करें, तो 2 दिन से 3 दिन से एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे। रिपीट करने से जिनके कुछ समझ में आया होगा वो फिर बताएंगे। सोनू दीदी से निवेदन करेंगे किसी को कल या परसों एक बार और रिपीट करेंगे, तो फिर थोड़ा सा जैसे आज मंजू दीदी ने स्वीकार किया कि भाई मुझे समझ में तो आया कि 1.5 गुणानी कैसे बन गई, तो इसी तरह से औरों को भी समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने निकाल करके अपने को दिया। हाँ बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छे से समझ में आ असल में गया। सोनू है ना बैंक में काम करती है ना, तो बैंक में बैलेंस हमेशा 150 बचा रहेगा, ये समझ में आया कि जो बैलेंस है ना हम लोग का पैसे, जैसे पैसे का बैलेंस बचा रहता है, रोज जाते हैं निकालते हैं, जमा करते हैं, निकालते हैं, जमा करते हैं। चलिए सोनू जी, हाँ सोनू जी एक बात पूछना है आपसे कि अपने अनंत तो कर्म मान चुके हैं, अनंत खिर चुके हैं, लेकिन ऐसा जो आता है कि अनंत गुना खिर जाता है, वो अनंत गुना का कोई संख्या है? कितना खिरा और कितना डिपॉजिट हुआ? संख्या को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अनंत गुना तो हो गया n नंबर, जैसे इंग्लिश में मैथ में n डिजिट आता है ना, जब किसी का आंसर नहीं आता है तो उसको n बता देते हैं, वही है अनंत। संख्या अपने दिमाग की चीज नहीं है, लेकिन अपन एग्जाम्पल करके उसका कंसेप्ट समझ सकते हैं। उसका कंसेप्ट अपन समझ जाएंगे, हाँ इस तरह से होता है, मानी जितना बन रहा है उससे 1.5 कम से कम रहेगा, ऐसा बस इतना जान करके रखो। हाँ, वो जब केवल ज्ञान के समय में समाप्त होगा। हाँ वो तो जितना है वो तो केवल ज्ञान का ही है, समय प्रबद्ध का। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित सुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के कांते सुजे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे प्रमदो। हीनवाणी भारती तो जपने तो तेरा रखना गए सुखावे सुख है। देव जो हरण तो उनसे हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही होगा। पंथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, पंडित जी को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, सबको जय जिनेंद्र।
भैया जी को वंदना। वंदना भैया जी। वंदना भैया सभी जी। को प्रणाम। सभी को जय जिनेंद्र। वंदना गुरु जी। वंदना सब बड़ों को प्रणाम। वंदना भैया जी, वंदना अमिता को प्रणाम, प्रणाम। तुम ये बना भी सारे करोटी बनाऊंगा तो मैं हाँ तो जाओ।